Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering GHATNACHAKRA for World Geography for the upcoming examinations. I'll be teaching the concept via some कोई coaching notes से पढ़ाऊंगी and then we'll do the questions from here. ठीक है? So we won't be referring to this, rather we will just refer to some coaching notes which I have. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है? यूनिवर्स और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब एक साथ करते हैं. ठीक है, देखो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम घटनाचक्र. फर्स्ट क्वेश्चन है द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आंसर रहेगा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, सो दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ universe. Next, the theory of continental drift was developed by Alfred Wiener. ठीक है, इसके बारे में we will read later on also. The Milky Way is classified as a spiral galaxy. Then time taken by the sun to revolve around the center of our galaxy is around 25 crore years. ठीक है, the color of the star indicates its temperature होता है. ठीक है, then next देखते हैं. These are simple questions, that is why I am moving so fast. फिर the limit beyond which stars suffer internal collapse is called the, अच्छा this is important, it is the Chandrasekhar limit. ठीक है, तो Subramaniam Chandrasekhar was an Indo-American physicist who had described the Chandrasekhar limit, and this limit describes the maximum mass of a white dwarf star, or the mass limit above which a star will ultimately collapse into a neutron star or a black hole. ठीक है, तो इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट. मतलब हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, स्टार का लिमिट है बियॉन्ड विच इट विल कोलैप्स एंड फॉर्म अ ब्लैक होल, है ना. तो चंद्र मतलब वैसे तो मून होता है, पर आप इसको स्टार से लिंक कर लो कि स्टार की लिमिट. ठीक है, स्टार की लिमिट. चंद्र मतलब वैसे तो मून होता है, बट आप स्टार से इसको यू कैन रिमेंबर इट. ठीक है, सो दिस इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. ब्लैक होल इज क्या है? स्पॉट ऑन द सन, ये कोलैप्स स्टार को बोलते हैं. नेक्स्ट, विच इज अ सेलेस्टियल फिनोमिनन अकरिंग ड्यू टू द स्टार्स. सो इट इज सेलेस्टियल फिनोमिनन ब्लैक होल रहेगा. जब भी स्टार कोलैप्स करते हैं देन अ ब्लैक होल इज फॉर्म्ड. देन ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था? वही एस चंद्रशेखर ने. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट हिम. देन ब्लैक होल वाज फर्स्ट मेड नोन बाय अगेन एस चंद्रशेखर. ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट देखते हैं. Information about black hole, वही एस चंद्रशेखर. Assertion and reasoning question. A black hole is an astronomical entity that cannot be seen by the telescope. The gravitational field on a black hole is so strong that it does not allow even light to escape. So this is true, and this is also true, and the reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू कम आउट. दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स वेरी हाई डेंसिटी. ठीक है, फिर सुपरनोवा. सुपरनोवा क्या होता है? इट रेफर्स टू अ डाइंग स्टार. ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली अ लार्ज एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ अ स्टार्स लाइफ साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन आवर स्पेस. सो देयर आर अराउंड 88 कॉन्स्टलेशंस राइट नाउ इन आवर स्पेस. ठीक है, तो आपको पता होगा कॉन्स्टलेशंस को कैसे बनाते हैं. ऐसे 2-3 स्टार्स को मिला के कैसे इमेजिनरी सा फिगर बना लेते हैं. ठीक है, उस एंड दैट इज़ नोन एज अ कॉन्स्टलेशन. ठीक है, सो हाउ मेनी आर देयर? 88. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, आप ऐसे इमेजिन करिए कि 8 और 8 कॉन्स्टलेशन, एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसमें ऐसे 8 और 8 बना हुआ है. ठीक है, सो दैट विल बी ईजियर टू रिमेंबर. ठीक है, सो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट. पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल और क्वासार. ये तीनों तो हैं. ब्रिटल स्टार इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट. ब्रिटल स्टार इज अ सी क्रीचर को बोलते हैं. ठीक है, वो एक काइनोडर्म होता है. ठीक है, स्टारफिश जैसी कोई चीज़ होती है, उसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्पेस. सो पल्सर, ब्लैक होल, वही सेम क्वेश्चन रिपीट करा हुआ है.
ठीक है, देन नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप इज नोन एज अ कॉन्स्टलेशन. Hubble telescope has captured for the first time detailed image of the surface of a distant star. तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, ठीक है, 1995 का. सो डू नॉट बॉदर विद दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A person in spacecraft situated at the mid of the Earth and Sun will see that the sky is black, the stars do not twinkle, the temperature outside the spacecraft is more than that of the Earth's surface. So the देखो ये दोनों तो सही रहेंगे. Sky is indeed black because वहाँ पे वैक्यूम होता है. वैक्यूम में कुछ भी चीज़ नहीं रहेगा, जैसे हमारे पास अभी तो एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ वाई ड्यू टू डिस्पर्शन वी सी ब्लू स्काई, है ना. वेराज वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे कुछ भी डिस्पर्शन के लिए नहीं है पार्टिकल्स, दैट इज़ वाई द स्काई सीम्स ब्लैक. देन स्टार्स विल ऑल्सो नॉट बी ट्विंकलिंग. स्टार्स हमारे यहाँ पे ट्विंकल इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है. सो ये दोनों हो गया. थर्ड क्या है, टेम्परेचर. अगेन द टेम्परेचर विल बी वेरी लो, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, है ना. यहाँ पे वही दिया है कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एटमोसफेयर इन स्पेस द स्काई अपीयर्स ब्लैक एंड स्टार्स डू नॉट ट्विंकल. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कॉज ड्यू टू द पासिंग ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ टर्बुलेंट एटमोसफेयर, ठीक है. और आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट जो टेम्परेचर होता है स्पेस में, इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड. इट इज़ 2.7 केल्विन, दैट इज़ -270 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो दैट इज़ वे लेसर दैन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू शुड रिमेंबर कि 0 केल्विन जो होता है ना उसके पास में ही है. इट इज़ 2.7 केल्विन, ठीक है, तो मतलब 270 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक है. सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दैट बाहर स्पेस में क्या टेम्परेचर रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट है लाइट ईयर. लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, हमें पता है, डिस्टेंस. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज नोन एज लाइट ईयर. Next, if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, he is located on, अच्छा, seen to rise perpendicular, तो इसका मतलब रहेगा कि द पर्सन इज ऑन द इक्वेटर, ठीक है. तो क्योंकि क्या होता है, द स्टार्स मूव पैरेलल टू द इक्वेटर अराउंड नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स, ठीक है. सो सेलेस्टियल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर स्ट्रेट overhead to the geographical north and south poles, and the celestial equator is almost at overhead to the geographical equator and at 90 degree to the poles, ठीक है. सो इट क्रिएट्स occlusion from the point of east and west at the horizon, and the degrees of celestial poles are equal in number to the latitude of the equator for the horizon, ठीक है. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो ये यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया है. सो इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर तो उनको at the equator all the stars will remain above the horizon for exactly 12 hours each day, and the celestial equator will also pass overhead, ठीक है. तो यहाँ पे इक्वेटर पे खड़ा है तो उसको ऐसे दिखेगा कि जैसे वो क्वेश्चन में बोला है ना. सो दिस इज अ डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वेश्चन, ठीक है. सो यू कैन रेफर टू दिस एज वेल. ये तो ऐसे डायग्राम में जैसे दिख ही रहा था आपको कि वो जो होराइजन था उसके परपेंडिकुलर स्टार राइज कर रहा था, और राइज का उल्टा जो होता है मतलब सेट, है ना, राइजिंग एंड सेटिंग ऑन परपेंडिकुलर टू द होराइजन, ठीक है. सो दैट पर्सन वाज स्टैंडिंग एट द इक्वेटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A person stood alone in a desert on a dark night and wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing, ठीक है. He had no instrument to find the direction, but he located the pole star, ठीक है. And the most convenient way now to reach his village is to walk. देखो पोल स्टार कहाँ होता है, नॉर्थ, नॉर्थ में होता है, ठीक है. सो इफ़ यू लोकेट द पोल स्टार मतलब कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है. सो नॉर्थ से अगर हमें ईस्ट में जाना है मतलब यू हैव टू मूव राइट, ठीक है. सो इट विल बी ऑन द, नहीं रुक जाओ, हाँ, इफ़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है, ठीक है, एंड ही इज़ फेसिंग दिस डायरेक्शन और यहाँ पे नॉर्थ पोल है,
यहाँ पे वो पोल स्टार दिखा तो नॉर्थ पोल है, उसको ईस्ट जाना है तो देन ही हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दैट इज टूवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। बट अगर इफ ही इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन मतलब पोल स्टार इज ऑन हिज लेफ्ट, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी ये, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर हियर, ठीक है। बस इसमें कंसेप्ट ये क्या पता होना चाहिए था आपको कि पोल स्टार इज इन द नॉर्थर्न डायरेक्शन। Next question, the group of stars that indicates the direction of pole is known as which of the following? So the answer is Saptrishi. So Saptrishi is a group of stars that indicates the direction of the pole. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? ऋषि, ऋषि मतलब कि कोई लर्नेड पर्सन या समवन वेरी इंपॉर्टेंट, तो पोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे आप लिंक कर लो, पोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पेस टर्मिनोलॉजी? क्या क्या है? टेलीमीटरिंग उससे रिलेटेड है, वेटलेसनेस वहीं पे होता है स्पेस में, सिस लूनर भी उससे रिलेटेड है, बाइट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा। देन द टर्म event horizon, singularity, string theory, standard model are sometimes seen in the news in context of observation and understanding of the universe. This is correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेंट होराइजन का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ बाउंड्री विच डिफाइंस द एरिया सराउंडिंग द ब्लैक होल इन स्पेस, ठीक है। तो किसी भी ब्लैक होल का जो सराउंडिंग एरिया है उसका जो बाउंड्री है दैट इज नोन एज द ये इवेंट होराइजन, ठीक है। सो बियॉन्ड दिस बाउंड्री इवेंट्स कैन नॉट अफेक्ट एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। देन सिंगुलैरिटी क्या है? सो इट इज़ अ प्लेस इन स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एरिया जहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा उसको सिंगुलैरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है, मेरे हिसाब से ग्रेविटेशनल एरिया नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, बट आई डू नॉट नो, ठीक है। देन स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज composed of tiny one-dimensional strings and not point particles. So instead of points, they are small strings जिससे मैटर बना है, ठीक है। नहीं तो हमें नॉर्मल थ्योरी में क्या बोलते हैं कि एटम्स, एटम्स मतलब वो पॉइंट्स, पॉइंट पार्टिकल्स से बना है ना, बट स्ट्रिंग थ्योरी में स्मॉल स्ट्रिंग्स से बना है। देन स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स इज द थ्योरी describing three of the four fundamental forces, that is electromagnetic forces, weak and strong, ठीक है, in the universe, as well as classifying all known elementary particles, ठीक है। बस इसका ऐसे ही पता होना चाहिए, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली टेक्निकल स्टफ, सो दे मे नॉट बी आस्क्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मॉडल इज रिलेटेड टू पार्टिकल फिजिक्स, दिस मच यू शुड बी नोइंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम? सो क्या क्या ऑप्शन दिया है? ट्रॉपिकल ईयर, लूनर मंथ, डे और स्टैंडर्ड टाइम। सो इट इज़ स्टैंडर्ड टाइम, इट इज़ नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम बिकॉज यहाँ पे देर आर सर्टन चेंजेस विच हैव बीन मेड। ये बाकी जो सब चीज़ें हैं दीज आर बेस्ड अपॉन अर्थ्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड टाइम किसके बेसिस पे होता है? जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू द कंट्री, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ नेचुरल कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ सोलर सिस्टम पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम? एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, नेबुला, प्लैनेट। सो इट इज़ द नेबुला, ठीक है। वो पहले कभी था नेबुला, वो भी एक हाइपोथेसिस है कि नेबुला था और उसी से सोलर सिस्टम बना है, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट अभी के टाइम पे, ठीक है। Who first propounded that sun is the center of our solar system and the earth revolves around it? So this was propounded by Nicholas Copernicus, ठीक है। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, उसी का मतलब ये होता है। Copernicus had propounded the heliocentric theory of the solar system in his essay Commentariolus, that is little commentary, ठीक है।
एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जो एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे वारामीर, उन्होंने भी सेम थ्योरी दी थी दैट 2000 ईयर्स बिफोर कॉपरनिकस इन द 6th सेंचुरी। ठीक है, तो ये he had in fact mentioned कि मून revolves around the earth and the earth revolves around the sun। ठीक है, सो दिस में बी आस्ट, मतलब आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। वारामीर वॉज, इनको कैसे लर्न करेंगे, देखो निकोलस कॉपरनिकस का तो पता है सबको, है ना। और उनका जो एसे का नाम है वो भी उनके नाम जैसा ही है, कमेंटेरियोलस, लस और कॉपरनिकस। ठीक है, दे आर राइमिंग, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। वारा मिहिर को कैसे लर्न करेंगे, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था बिकॉज ही gave the heliocentric theory before Nicholas Copernicus even। ठीक है, so that way you can remember this। Next है, the scientist who first discovered that the earth revolves around the sun was Copernicus। Next, which scientist, फिर से same question पूछा है बार बार, है ना। Next question, which one of the following statements is correct with reference to our solar system? The earth is the densest of all planets in our solar system, galat। The prominent element in the composition of earth is silicon। नहीं, हमारा नाइफ होता है ना। क्या बताना क्या है इसमें, अच्छा ठीक है, दिस इज करेक्ट। आई डिड नॉट नो दिस, अर्थ इज इन फैक्ट द डेंसेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, आई डिड नॉट नो दिस, है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद तो जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अर्थ इज आयरन। ठीक है, 32%, फिर ऑक्सीजन आता है एंड देन थर्ड सिलिकॉन कम्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द सन कंप्राइजेस नियरली 99.8% ऑफ द मास ऑफ द इंटायर सोलर सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 109 टाइम्स ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। तो 100 आप लर्न करके चलिए कि द सन इज 100 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ। ठीक है, दैट इज ईजियर टू रिमेंबर, सो 109 टाइम्स वैसे लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके अलावा 99.8% मास, ये भी आपको, हाँ यू कैन इमेजिन दैट कि द सन इज़ वेरी लार्ज, सो मेजर पोर्शन ऑफ द मास ऑफ द इंटायर सोलर सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द सन। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अर्थ इज आयरन, सेकेंड क्या है ऑक्सीजन, एंड देन थर्ड इज सिलिकॉन। दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू नो। ठीक है, नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज हाउ मेनी, सो इट इज़ 8। ये पुराना क्वेश्चन है, तब 9 थे। ठीक है, नाउ प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट राइट, हाँ, which of the following given which of the given two planets are between Mars and Uranus in order of distance from the sun? सो ये नॉर्मल वही पूछा है आपको, प्लैनेट्स का अरेंजमेंट पूछा हुआ है हमको, है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, मार्स एंड यूरेनस के बीच में कौन कौन है। देखो, मार्स के पहले अर्थ आ जाता है। ठीक है, तो मार्स के बाद तो है नहीं, सो दिस विल बी रॉन्ग। मार्स के बाद क्या आता है, जुपिटर आता है, और उसके बाद में सैटर्न आता है। ठीक है, सो दिस विल बी करेक्ट हियर, है ना। फिर यूरेनस एंड देन लास्ट में नेपट्यून विल बी कमिंग। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, है ना। तो पहले मर्करी, फिर वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, Saturn, Uranus, and then we have Neptune. So this is a simple question. Next question है, arrange the planets given below in order of increasing distance from the sun. So again this is simple. सबसे पास में कौन है, अर्थ है, then we have Jupiter, then Uranus and Pluto तो अब है ही नहीं, but ठीक है। ठीक है, so answer will be 2 3 4 1। नेक्स्ट, प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन आर, अर्थ और सन में मर्करी और वीनस आता है बीच में। ठीक है, मर्करी एंड वीनस।
नेक्स्ट अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन, सो वी आर लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स. ठीक है. What is true about planets? Planets are non-luminous bodies and don't shine. Then planets shine though they are non-luminous body. हाँ, this is correct. देखो shine कब करता है? When the sunlight falls on it. ठीक है. Then that is when the planets shine. ठीक है. So if you go to some science observatories or something, they will show you how मार्स वगैरह दिखता है नाइट स्काई में, एंड दे ऑल्सो लुक लाइक स्टार्स ओनली. ठीक है. एंड दैट इज़ बिकॉज दे बिकम इल्यूमिनेटेड बाय सन्स लाइट. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. मैच द फॉलोइंग. हाँ. सो फर्स्ट क्या है? लिस्ट वन. स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? पहले प्लूटो था. ठीक है. अब पता नहीं कौन सा है, देखती हूँ. स्मॉलेस्ट प्लैनेट अभी मर्करी है. ठीक है. नाउ इट इज मर्करी. ठीक है. नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर. देन यू हैव प्लैनेट सेकेंड टू द सन विल बी वीनस. मर्करी पहले आएगा, सेकेंड विल बी वीनस. देन प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन विल बी मर्करी. सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The planet nearest to the sun is Mercury. Which of the following pairs is not properly matched? Largest planet of the solar system Jupiter सही है. Smallest planet Mercury अभी सही है ना. Then brightest planet of the solar system क्या है? Venus. ये भी सही है. ठीक है. और slowest moving planet Mars नहीं है, it is Neptune. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए. Neptune is the slowest moving planet and this is also important. Brightest planet क्या है? Venus. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. सिंपल क्वेश्चन है ये भी. देखो सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद में आई थिंक इट सैटर्न कम्स. ठीक है. एंड उसके बाद में यूरेनस एंड देन अर्थ. ठीक है. वैसे यू शुड बी नोइंग द साइज, मतलब ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस क्या क्या है. एक सबसे बड़ा जुपिटर, देन सैटर्न, देन यू हैव यूरेनस, देन नेपट्यून, फिर अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्करी. मर्करी इज द स्मॉलेस्ट, मार्स इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट, देन वी हैव वीनस एंड देन अर्थ. ठीक है. उसके बाद में नेपट्यून, फिर यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है हाइड्रोजन, helium and methane are main gases present on, देखो they are present on many planets, so this is a wrong question. ठीक है. तो सारे planets पे होता है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? फ्लोरिडा. फ्लोरिडा इज अ स्टेट ऑफ यूएसए. The term Goldilocks zone is often seen in the news in the context of, the answer will be ये सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस. तो क्या होता है? एक तो हमारा खुद का सन है एंड एट अ सर्टन डिस्टेंस अर्थ इज लोकेटेड, है ना. नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर आर इन्यूमरेबल स्टार्स इन द एंटायर यूनिवर्स, मतलब अर्थ. ठीक है. तो उन सारे स्टार्स में देर इज सर्टन रीजन उन स्टार्स से जो थोड़ी सी दूर है, जहाँ पे देर इज़ अर्थ लाइक कंडीशंस प्रेजेंट, मतलब हैबिटेबल जोन्स हैं वो, कि यहाँ पे भी लाइफ हो सकती है. सो दैट इज़ नोन एज द गोल्डिलॉक्स जोन. ठीक है. यहाँ पे वही मैंशनड है कि it refers to the habitable zone around a star where the temperature is just about right, not neither too hot nor too cold for liquid water to exist on a planet. ठीक है. तो वहीं पे वो लोग ढूंढते हैं कि क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इज इट प्रेजेंट ऑन सम अदर प्लैनेट और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट वी लुक एट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन है
क्या क्या है? प्लैनेट, प्लैनेट है यूरेनस, सैटेलाइट, मरीनर इज अ सैटेलाइट, देन अच्छा नहीं, मरीना वो नहीं है, रुक जाओ। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, उससे करेंगे हम लोग। देन कॉमेट क्या है? हालीज कॉमेट, कॉमेट इज अ फेमस कॉमेट। देन प्लैनेटॉइड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मरीनर, ठीक है। मैंने सैटेलाइट कर दिया था, पर यहाँ पे देर इज अन देर इज अ option for artificial satellite also, so marina will be an artificial satellite, ठीक है। So the answer for this is option A. Next, which of the following statements are correct regarding the solar system? Mercury is the hottest planet in the solar system. So हमें करेक्ट बताना है, सो दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज वीनस हु इज द हॉटेस्ट, ठीक है। फिर गैनीमीड द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। दिस इज गैनीमीड है, पर ये सैटर्न का सैटेलाइट नहीं है, ये जुपिटर का सैटेलाइट है, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, नेपट्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट। फोबोस एंड डीमोस आर टू सैटेलाइट्स ऑफ मार्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, दिस नेपट्यून वाला इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। गैनीमीड का भी इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एंड वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, सन के ऊपर जो भी क्वेश्चन है दोज विल बी लुकिंग एट राइट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन है? द सब्सटेंसेस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सन आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो देखो पता नहीं है असली में, है ना। एक एक तो वैसे जो भी कौन है ये साइंटिस्ट लोगों ने, दे हैव अज्यूम्ड कि ये हो सकता है, इट इज़ नॉट श्योर। मोर ओवर सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा प्लाज्मा इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही दिया है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन इज समथिंग विच वी हैव अचीव्ड ऑन अर्थ, ठीक है। बट न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक नहीं कर पाए हैं हम लोग अचीव, एंड सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा होता है, ठीक है। तो टू हीलियम हाइड्रोजन एटम्स combine to form a helium atom and they give out energy, ठीक है। नेक्स्ट है डायमंड रिंग इज अ phenomenon observed in which of the following। so it is only along the peripheral regions of the totality trail, ये मेरे को आइडिया नहीं, रुको आई हैव टू रीड दिस। डायमंड रिंग इफेक्ट occurs at the beginning and end of totality during a total solar eclipse। अच्छा, as the last bits of sunlight pass through the valley of moon's limbs and the faint corona around the sun is just becoming visible, it looks like a ring with a glittering diamond on it, ठीक है। So notably the maximum duration of a total solar eclipse cannot be more than 7.5 minutes, ठीक है। तो ये बस पता होना चाहिए कि डायमंड रिंग इफेक्ट कहाँ पे होगा, इट विल बी एट द beginning as well as the end of a solar eclipse, total solar eclipse, ठीक है। so this is quite important, you should be knowing this। next question देखते हैं। The solar eclipse occurs on which of the following days। so it occurs on new moon day, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि जो सोलर एक्लिप्स है इट अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, है ना, एंड दैट इज व्हेन द मून कास्ट्स अ शैडो ऑन द अर्थ, ठीक है। एंड इट कैन ओनली टेक प्लेस एट द फेज ऑफ अ न्यू मून, अमावस्या जब होता है ना, दैट इज व्हेन सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी सोलर एक्लिप्स अकर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इट अकर्स ओनली ऑन अमावस्या, दैट इज न्यू मून, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं व्हेन डज सोलर इक्लिप्स अकर. सो इट अकर्स व्हेन ये अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा. ठीक है, दैट इज व्हेन इट विल अकर. नेक्स्ट, सोलर इक्लिप्स अचीव्स टोटलिटी ओनली इन limited geographical regions because the size of the shadow of moon on earth is small as compared to cross section of the earth. फिर क्या दिया है, the earth is not a smooth flat surface but has elevations and depressions. नहीं, this is not a reason. फिर trajectories of the earth around the sun and the moon are not perfect circles. और क्या दिया है, suns can reach sun rays can reach most of the peripheral regions of the shadow of the moon due to atmospheric refraction. So the answer for this is option 1, because the size of the shadow of the moon on the earth is small as compared to the cross section of the earth. Okay, this is extremely important. I also did not know this, but this is the reason why. टोटालिटी अचीव करना मतलब कि वो जो ऐसे नहीं होता बिल्कुल ही सन को कवर कर लेना. मून बिल्कुल सन को कवर कर लेता है और बस एक पतली सी रिंग दिखती है ना साइड साइड में. दैट इज नोन एज अचीविंग टोटालिटी. ठीक है, एंड वाई इज इट नॉट विजिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन अर्थ इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है, यहाँ पे वही दिया है कि in the part of the earth which is towards the sun, it receives the shadow of the moon, and also the moon's shadow falling on the earth is smaller than the cross section of the earth. ठीक है, this is the reason why full solar eclipse is not visible on all the on every part of the earth together, but is visible only to a very limited portion of the earth. ठीक है, this is also important. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Sun's halo is produced by refraction of light in which of the following? So the answer for this is the ice crystals in cirrus clouds. So this is also very important, है ना. जो cirrus clouds होते हैं ना, जो सबसे ऊपर होते हैं, आई थिंक उसमें देर आर सर्टन आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट. उससे रिफ्रैक्शन होके द सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो सन्स हेलो इज अ सर्कल विच अपीयर्स अराउंड द सन whenever sun's rays pass through the ice crystals present at the upper level of cirrus clouds. Sun's halo becomes visible. Now, one astronomical unit is average distance between which of the following? It is between earth and the sun. ठीक है, this is also important. Astronomical unit का मतलब क्या होता है? It is the distance between earth and the sun. One astronomical unit. ठीक है, यहाँ पे वही दिया है. एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू ये 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स. ठीक है, एंड बाकी यूनिट्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर और मिलीमीटर में. बस आपको इतना याद रखना है. एंड यू कैन कंपेयर दिस विद लाइट ईयर का यूनिट इन ऑर्डर टू जस्ट रिमेंबर. देखो लाइट ईयर कितना रहता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स होता है वन लाइट ईयर, है ना. और हमारा कितना है, इट इज़ वे लेसर, है ना. हमारा है 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स है बस सन से अर्थ तक का डिस्टेंस. ठीक है, नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दिस. देखो 150 और 10⁻6 हमको लर्न करना है. ठीक है, तो फिर से इसको वैसे ही लर्न कर लेंगे जैसे हमने लाइट ईयर को लर्न करा था कि लाइट ईयर वर मल्टीपल्स ऑफ 3, है ना. सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीपल्स ऑफ 3 है. 150 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड इवन 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. और हाफ ऑफ लाइट ईयर वाला मतलब 10⁻12 था लाइट ईयर में, यहाँ पे 10⁻6 है. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज ये 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, फिर से सेम सवाल पूछा है. इट इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर्स.
देन द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन, अच्छा ये हमें वो एपीहीलियन पेरीहीलियन वाला पोजीशन पूछ रहा है। सो इसका आंसर रहेगा इट इज नियरेस्ट टू द सन ऑन 3 जनवरी। ठीक है, पेरीहीलियन बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे 4 जनवरी 3 जनवरी तब होता है, ठीक है। ये दिया जनरली perihelion occurs on 4th January, while opposite to it, that is aphelion occurs on 4th July. ठीक है। Next, size of sun is how many times bigger than that of the earth? It is around 109 times. हमने 100 करके लर्न करा था, but the exact figure is 109 times. ठीक है। And फिर which of the, ये भी पता होना चाहिए मेन रेडियस कितना है। हमारा 6371 है और उनका है, सन का है ये इतना सारा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ्स मूवमेंट? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंजेस। सो अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट लिखा है। देन क्या दिया है? अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन results into occurrence of day and night. So it is not the revolution but rotation which results into day and night on earth. And जो हमारा ये है rotating on its axis, ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है इन्होंने। revolution is the one which leads to seasonal changes, not the rotation. ठीक है। So both 1 and 2 here are false. ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स। So, the first question is, the planet Mercury is revolving around the Sun in an elliptical orbit, as shown in the figure. The kinetic energy of Mercury is greatest at the point labeled. The answer will be A, because जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, बिकॉज ये ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा रहेगा, दैट इज़ वाई काइनेटिक एनर्जी विल बी हायर। ठीक है। So the closer a planet is to the sun, the stronger the sun's gravitational pull on it. Thus the planet will move faster. ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following planets takes the least time to orbit the sun? So क्या क्या दिया है? प्लूटो, अर्थ, मर्करी, सैटर्न। सो आंसर विल बी सैटर्न because it has the smallest orbit. ठीक है, it is nearest to the sun and that is why it has the smallest orbit and takes the least amount of time. यहाँ पे थोड़ा सा वो दिया है क्रोनोलॉजी ने सारे प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन टाइम। सो एग्जैक्ट यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर। तो जो ओरिजिनल ऑर्डर है प्लैनेट्स का वही ऑर्डर है उनका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का भी। ठीक है। सो मर्करी 88 डेज है, वीनस 224 डेज, अर्थ है 365, मार्स है it is more than an year, मतलब about 2 years almost. So it is 687 days. Then Jupiter 11.8 years और ये सब। ठीक है। Now which of the following pairs of planets is without a satellite? So क्या क्या दिया है? Venus, Mars, Mercury, Mars. So the answer will be Mercury and Venus. ठीक है। And why do they not have a satellite? Because they are too close to the sun. ठीक है, तो उनका ऐसा है कि ज़्यादा क्लोज है सन के, तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट हैविंग एनी सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है। दिस थिंग यू शुड बी नोइंग कि अर्थ के पास एक ही मून है, वेयर एज मार्स हैज़ 2 मून्स, जुपिटर हैज़ 95 मून्स, सैटर्न हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट एट 146 moons. And then we have Uranus 27 moons and Neptune around 14 moons. ठीक है। So highest is with Saturn. Next, albedo of an object determines its visual brightness when viewed with reflected light. So this is correct statement. ठीक है। albedo का पता होगा आपको, it is used to describe the reflective
प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, एल्बिडो ऑफ मर्करी इज मच ग्रेटर than the albedo of earth, so that is wrong. Albedo of earth is higher. रीज़न क्या है इसका, यहाँ पे दिया है, रीज़न तो नहीं दिया। देखो, मर्करी रिसीव्स ग्रेटर सनलाइट इन कंपैरिजन टू अर्थ, बट इट्स albedo इज लेसर दैन दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, albedo of mercury is around 0.1 while that of earth is 0.3। ठीक है, सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hottest planet of the solar system is, the answer will be Venus। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which planet is known as the evening star, so the answer will be Venus। ठीक है, and it is known as the evening star and also the morning star because वो तब दिखता है डस्क और डॉन के टाइम में। यू कैन सी इट फ्रॉम अ वेरी हाई, मतलब हाई नहीं, मतलब a good telescope you can see with a good telescope you can see the Venus। ठीक है, it is known as the evening star and also the morning star, while Mars is called the red planet and Saturn has lowest density amongst all planets। Now which one of the following is known as morning star, so it is Venus only। ठीक है, Venus को twin sister of the earth भी बोलते हैं because they have almost same size and the same mass and have a very similar composition। ठीक है, नेक्स्ट assertion and reasoning question है, existence of human life on Venus is highly improbable, so this is correct। और रीज़न क्या है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, देयरफॉर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई, वेरी हाई। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट inhabitable by humans। ठीक है, so the answer will be option A, both A and R are true। Next, the planet which is called the twin sister of the Earth is, it is Venus। ठीक है, now the spacecraft Magellan was sent to, देखो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये 1991 का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who among the following was the first to state that earth was spherical। जो स्फेरिकल बोला था एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर, वो 384 से 322 BC के टाइम पे थे एंड दैट इज़ व्हेन ही हैड सेड दैट अर्थ इज स्फेरिकल। नहीं तो अर्लियर पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट इज स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ नहीं, इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म the scientific name of earth is green planet। ठीक है, this is a fairly simple question। then diameter of the earth is around 12,700 kilometers। 12,000 एग्जैक्ट कितना है, देखो इक्वेटोरियल डायमीटर इज 12,756 and that at the poles polar diameter is 12,714 kilometers। ठीक है, सो आपको पता है अर्थ इज नॉट perfectly spherical, it is instead a geoid in shape। geoid shape मतलब कि poles से थोड़ा सा चपटा है and it is bulging out from the equator। ठीक है, so that is why there is a difference between the equatorial diameter and the polar diameter। ठीक है, नेक्स्ट है assertion and reasoning question, moving from one place on earth to another place of high altitude the weight of an object decreases बोला है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, इट रिमेन्स कांस्टेंट। और फिर क्या लिखा है, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, दिस इज करेक्ट। ठीक है, सो रीजन देख लेते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय अर्थ्स axis rotation is maximum at the equator। as a result of this force
The weight of any object is minimum at the equator and maximum at the poles, and also it increases towards higher altitude. Therefore अगर higher altitude पे गए हैं तो decrease नहीं होगा, but rather it will increase. ठीक है, so this is extremely important, ये मेरे को पता नहीं था ये. Next, the shape of the earth is nearest to an oblate spheroid. Earth is pudgier at the equator than at the poles due to earth rotation, and earth is not perfectly spherical in shape, and this shape is known as a geoid. So I already told you about this. Okay, so the correct answer for this is only one. See, the reason is true here. Okay, next question है, unlike the fluid core of the earth, the core of the moon is, so it is solid. Okay, next question. A chemical element found in abundance in the earth's crust is, it is oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं. ठीक है, ये रहा, ऑक्सीजन इज द केमिकल एलिमेंट फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट. ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स इज लिस्टेड बिलो. तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. ठीक है, सो यू नीडंट लर्न दिस, वी लर्न दिस लेटर ऑन. ठीक है, बाद में लर्न करेंगे, यहाँ से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. Next, time taken by light emitted from sun to reach earth is how many minutes? So the answer will be 8 minutes. ठीक है, this is very important, you should be knowing this. कि the radiation from the sun, which is popularly known as sunlight, is a mixture of electromagnetic waves, and sunlight takes an average of 8 minutes and 19 seconds to travel from the sun to the earth. ठीक है, these electromagnetic energy waves travel with the speed of light, 3 into 10 to the power 18 meters per second, and thus the, इसका आंसर क्या रहेगा, 8 मिनट्स रहेगा. ठीक है, 8 मिनट्स 19 सेकेंड्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि 8 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? 10 मिनट करके आप लर्न कर लो कि अराउंड 10 मिनट्स लगते हैं सनलाइट को सन से एमिट होके अर्थ पे रीच करने के लिए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम है ना. अगेन 8 मिनट्स रहेगा आंसर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? सो इनमें से इट इज़ द सन हु इज़ द नियरेस्ट, है ना, जो हमारा सन है खुद का, दैट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ. ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? सो इट विल बी मार्स. ठीक है, मार्स है हमसे कितनी दूर है, 78.4 मिलियन किलोमीटर्स दूर. और उससे भी पास में क्या है, वीनस. वीनस इज द दिस planet which is closest to the earth. उसके बाद में आता है मार्स, देन वी हैव मर्करी, उसके बाद में जुपिटर, देन सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपट्यून. तो यहाँ पे तो सेम जैसे होता ही है, जो ओरिजिनल इन लोगों का ऑर्डर है उसी के हिसाब से चल रहा है, बस द फर्स्ट 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है. वीनस इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, देन मार्स एंड देन मर्करी. ठीक है, उसके बाद वही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ठीक है, इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, अर्थ टेक्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज? सो इट विल बी 365.25 डेज. एंड ये तो सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, सो यू माइट बी नोइंग दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ इज Venus. Next, at which average speed the earth revolves around the sun? So it is 30 kilometers per second. This is also very important. यहाँ पे दिया है, the earth revolves around the sun with an average speed of 29.8 kilometers per second. ठीक है, that is 30 kilometers per second. The speed is comparative to the speed of light. Oh, अच्छा.
देखो तो ये याद रखना है 29.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड, दैट इज़ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि आपके घर से कोई लैंडमार्क होगा जो अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है ना। तो विद इन 1 सेकेंड यू विल रीच देयर। ठीक है, ऐसे करके इमेजिन कर लो सो एज टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस पर मिनट डज द अर्थ कंप्लीट वाइल रिवॉल्विंग। सो देखो, इट इज़ अराउंड, वैसे देख लेते हैं कि इक्वेटोरियल पेरीमीटर कितना है अर्थ का। इट इज़ अराउंड 40,000 किलोमीटर। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द अर्थ इन 24 hours, एंड दिस इंडिकेट्स दैट द स्पीड of earth on its axis per hour is 1670 kilometers per hour. ठीक है, then according to this वही हो गया ना 27.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, ये पता नहीं क्या है ना। दिस शुड बी पर सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इक्वेटोरियल circumference of the earth is nearly how much? So the answer will be option B, 40,000 kilometers। ठीक है, so बस दिस इज सिंपल, ये ऊपर भी दिया था। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है अर्थ का जो इक्वेटोरियल पैरामीटर है इट इज़ अराउंड 40,000 किलोमीटर्स। ठीक है, दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। और रेडियस सॉरी डायामीटर कितना था, इट वाज, हाँ इक्वेटोरियल डायमीटर शायद हमने ऊपर पढ़ा था एक बार कि हाँ ये रहा। इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ वाज 12,756 एंड पोलर डायमीटर था 12,714। ठीक है, सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग। यहाँ देखते हैं, द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन है ना, and 23.5 degrees from the elliptical axis। ठीक है, next consider the following statements। the axis of earth's magnetic field is inclined at 23.5 and a half degrees to the geographic axis of the earth। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। देखो 23.5 वो ऊपर वाला गलत दिया है बिकॉज the axis of the magnetic field of the earth is different at different places and it is not equally aligned। ठीक है, so this is important, therefore the statement first is wrong। next है, earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada। so again this is also wrong। ठीक है, the answer for this is, जो मैग्नेटिक पोल है अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला, इट इज़ सिचुएटेड एट क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड ऑफ नॉर्दर्न कैनेडा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट ऑन अ पेनिनसुला बट रादर इट इज़ ऑन एन आइलैंड, so that is why statement 2 is wrong। then earth's magnetic equator passes through Thumba in South India, this is correct। ठीक है, so we'll mark this as correct। अर्थ का जो मैग्नेटिक इक्वेटर है यहाँ पे दिया है, Thumba is an ideal location for satellite launches because of its proximity to the geomagnetic equator, and this is the reason for establishing the Thumba equatorial rocket launching station there। ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग दिस कि जो थुम्बा है जगह साउथ इंडिया में, अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर passes थ्रू इट। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर द नेम। देखो थुम्बा मतलब थम, थम हमारा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हैंड। ठीक है, और उसको आप इक्वेटर से लिंक कर लो कि थम
इक्वेटर जैसा होता है. इट इज सिमिलर टू द इक्वेटर सिंस इक्वेटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट marking on the planet. Similarly, thumb is a very important part of our hand. ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बना के you can remember this, that thumba is the magnetic equator of the earth of, हाँ अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर है, थुम्बा से पास करता है. ठीक है. एंड उसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड ये भी लर्न करना है हमको, बिकॉज द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज प्रेजेंट देयर. ठीक है. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो जो क्वीन एलिजाबेथ थी, यूके की, ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन थी. शी वॉज अ वेरी पावरफुल लेडी. ठीक है. तो पावरफुल और पोल को लिंक कर सकते हैं. ठीक है. शी वॉज मतलब हाँ नॉर्थ पोल टाइप थी वो पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना, वेरी पावरफुल उस टाइम पे, बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी बिग, मतलब वैसे तो देखो दे हैड अ लॉट ऑफ कॉलोनीज, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है. एंड व्हेन शी वाज यंग क्वीन एलिजाबेथ, देन बैक देन ब्रिटेन वाज क्वाइट पावरफुल. ठीक है. तो इसलिए उनको पोल से हम इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा क्या लर्न करना था? हाँ, एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो वही है कि इट इज़ नॉट इक्वली अलाइंड एट 23.5 डिग्रीज बट रादर इट वेरीज. ठीक है. सो यहाँ पे दिया ना, द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्रीज टू द जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ. दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. The northern end of Earth's axis is called the North Pole. So this is correct, हमें भी पता है ना. Then 45 and 45 degree latitude is half of the length of the equator. अच्छा, और फिर क्या देखो 45 डिग्री लैटिट्यूड ऐसा रहता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ कहीं पे आएगा 45 डिग्री लैटिट्यूड. ठीक है. और उसका पूछ रहे हैं कि इज इट हाफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर. सो द आंसर विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अगर अर्थ हैड बी इफ अर्थ हैड बीन अ परफेक्ट स्फीयर देन दिस वुड हैव हेल्ड ट्रू. ठीक है. बट अर्थ इज अ जियोइड, है ना, देयरफॉर ऐसा सिमेट्री विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दिस. ठीक है. सो सेकेंड स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी रॉन्ग. Then there is parallelism of the Earth's axis. Parallelism, मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता है. I'll have to check this. Next statement देखते हैं. The Earth's speed of revolution is faster in aphelion position. This is also correct. We had earlier read about this as well कि aphelion में देखो क्यों ऐसे क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे centrifugal force will be more. ठीक है. So the speed of revolution will also be higher. Gravitational force will also be higher and therefore speed of revolution will be higher as well. ठीक है. So the fourth statement is correct according to me. अरे एपीहीलियन लिखा है, रुको रुको. एपीहीलियन में नहीं, पेरीहीलियन. पेरी मतलब पास, पास वाले जो लोकेशन होता है ना, वहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स इज हायर एंड दैट इज वेयर द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन विल ऑल्सो बी हायर. ठीक है. सो आई गॉट कन्फ्यूज्ड. नहीं, एपीहीलियन पे कम रहेगी स्पीड. ठीक है. पेरीहीलियन, पेरी मतलब पास, पास में मतलब कि जब यहाँ पे है ऐसे, सन यहाँ है और अर्थ यहाँ है, ये पेरीहीलियन होगा. ये एपीहीलियन, एपीहीलियन पे कम स्पीड रहती है, सबसे कम. ठीक है. नाउ वील रीड दिस वंस. द नॉर्थ पोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ. ठीक है. फिर ये सब तो पता चल गया था. ये वाला पैरेललिज्म वाला देख लेते हैं. पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ्स एक्सिस means that earth revolves around the sun, and if earth revolves around the sun the axis will remain
पैरेलल एट वेरियस पोजिशंस, तो ऐसा तो है नहीं बिकॉज आर एक्सिस इज टिल्टेड। ठीक है, सो दैट इज बाय द थर्ड स्टेट। नहीं, रुक जाओ, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक इट प्रॉपरली, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देखने दो। ये पैरेललिज्म वही मतलब है इसका, आई जस्ट चेक, देखो ये सपोज आपका ऑर्बिट है ना, और यहाँ भी कहीं पे भी सन है, ठीक है। नाउ यू माइट बी नोइंग कि अर्थ का कितना है, 23.5 डिग्रीज पे इट इज टिल्टेड। ठीक है, नाउ दिस टिल्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, इसको पैरेललिज्म बोलते हैं, बस दैट इज ऑल। ठीक है, सो इट डज एग्जिस्ट, पैरेललिज्म एग्जिस्ट, अर्थ की एक्सिस का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट इज अर्थ्स रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पता नहीं दोनों में डिफरेंस क्या है, बट हाँ ठीक है, रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट द इक्वेटर। ठीक है, ये होता है, दिस हैपन्स 2 टाइम्स इन अ ईयर, है ना, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ठीक है, सो वील बी रीडिंग अबाउट दिस लेटर ऑन अच्छे से, आई विल बी रीडिंग द थ्योरी ऑफ this properly. Then seasonal changes are caused by which one of the following special characteristics of Earth's motion? So it will be the revolution around the sun, along with that the axial tilt. ठीक है, तो axial tilt as well as revolution around the earth. Next है, next question वही, what causes the changes of seasons? Same question. ठीक है, revolution and inclination of axis. Then consider one special point at the Earth's surface. Example, Delhi. Its temperature at noon is 12 o'clock. Its temperature at noon will be higher in summer compared to the winter because Earth is much closer to the sun in summer in comparison to winter. When in winter, the sun rays falling on the earth bends more towards the earth's surface in comparison to the summer. फिर वेपराइजेशन ऑफ वाटर हैपन्स ओनली इन विंटर ड्यू टू, ये सब नहीं है, इन विंटर्स द अर्थ एक्सिस बिकम्स मोर इंक्लाइंड, ऐसा भी नहीं है, इट रिमेन्स इंक्लिनेशन रिमेन्स सेम। देखो इसका आंसर विल बी ऑप्शन बी। इसका रीज़न क्या है, देखो इन विंटर्स क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे द सन गोज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसा है ना हमारा अर्थ। तो यहाँ पे सपोज जब विंटर्स चल रही है, देन दिस पोर्शन विल बी वेयर द सन विल बी ओवरहेड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करके सनलाइट पहुँचेगी एज कम्पेयर टू हियर, दैट इज़ वाई इट विल बी कोल्डर ओवर हियर। ठीक है, बस दिस इज़ द रीज़न, इन विंटर द सन रेज falling on the earth bends more towards earth's surface in comparison to the summer में directly it will be received. ठीक है, so this is the answer for this question. Next है, if the distance between the sun and the earth is reduced by quarter to present distance, then probability of which one will increase? अगर distance कम कर दिया sun और earth के बीच में by 1/4, तो फिर क्या होगा? Earth would fall into the sun, earth shall be burned, the duration of our year will be reduced, this will happen. देखो fall, burn ये सब तो होगा नहीं, बिकॉज इससे पहले वाले जो मर्करी और वीनस है वो भी तो कम डिस्टेंस पे ही हैं, बट दे आर प्रॉपरली ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ठीक है, तो दे हैव नॉट फॉलन इन टू द सन और दे हैवंट बर्नड डाउन। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी ड्यूरेशन ऑफ आवर अर्थ विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ आवर ईयर विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज जो ऑर्बिट है उसका लेंथ विल बी रिड्यूस्ड एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है। हाँ, असर्शन है कि द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन।
अच्छा, और फिर इसका रीज़न क्या है? द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द and so the satellite attains the escape velocity. ठीक है, ये दिस पार्ट इज करेक्ट. अर्थ डज रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और उसको एस्केप वेलोसिटी करने की कोशिश करते हैं. बट दिस डज नॉट अप्लाई टू एवरी सैटेलाइट लॉन्च. जैसे यहाँ पे दिया है कि इट इज़ ट्रू दैट मोस्ट सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अर्थ बिकॉज सैटेलाइट्स गेन मोमेंटम, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी सैटेलाइट लॉन्च. ठीक है. The satellite to orbit poles is launched in the direction of north or south. So यही है इसमें. देखो यहाँ पे क्या मेंशन था कि artificial satellites are always launched. So that was the problem. Always launched लिखा है ना from the earth in the eastward direction. So that becomes wrong. कुछ भी कोई भी statement which is very narrow in the sense that it is extremely definitive कि बस ऐसा ही होगा. ठीक है, दो स्टेटमेंट्स आर यूजुअली रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी. ठीक है, सो ऑलवेज नहीं है, यूजुअली दे आर launched in that direction in order to help them gain momentum. ठीक है, however this does not apply always. Next, so the answer for this will be A is false and R is true. Next है a ball thrown outside from an artificial satellite revolving around the earth will क्या क्या हो सकता है. अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बैठा है और उसने एक बॉल फेंका, सो व्हाट विल हैपन. देखो, इट विल ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम पीरियड एज द सैटेलाइट बिकॉज इट विल गेट इन टू दैट ऑर्बिट ओनली. ठीक है, उसका जो हमने बॉल फेंका है, फेंका नहीं, जो भी करा बाहर डाला है सैटेलाइट के, दैट विल ऑल्सो गेट सब्जेक्टेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ and that is why it will also start orbiting around the earth. ठीक है, so that is the answer for this. Next, which element are abundant in the formation of interior layer of the earth? तो इंटीरियर लेयर में निकल एंड फेरस, NiFe, ये हम लोग अच्छे से बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, बट इट इज़ नाइफ, दैट इज निकल एंड फेरस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which of the following? So, core बनता है primarily of iron. ठीक है. Next statement, the World Earth Day is celebrated on what date? So, it is on 22nd April. ठीक है, the Earth Day is celebrated on 22nd April every year to mark the birth anniversary of modern environmental movement in 1970. So, it was first time celebrated in 1970. ठीक है, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस. कि अर्थ के बारे में बात करना इज़ नॉट एवरी फूल्स जॉब. ऐसे करके कुछ कर लो. अप्रैल में अप्रैल फूल्स होता है ना, अप्रैल फूल्स डे. तो वर्ल्ड अर्थ डे इज़ अ सीरियस बिजनेस, इट इज़ नॉट अप्रैल फूल्स डे. ठीक है, और ये 22 भी ऐसे लर्न कर लेना. नाउ व्हेन इज़ द इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड? सेम क्वेश्चन, वही 22nd April. The Earth's axis is tilted at an angle of 23.5 degrees. ठीक है, नेक्स्ट है consider the following statements. The Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. This is correct. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है. When the Earth was created more than 4,000 billion years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. ये अगेन ये कुछ भी डेफिनेटिव चीज़ बोल रहा है कि बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता. ऐसे कहीं पे भी ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे, दे आर यूजुअली रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी. ठीक है, सो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देन व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड, they modified the early atmosphere of the earth. So this is correct. ठीक है, so the answer will be 1 and 3 only. Next question. Next देखते हैं question. Who among the following was the first to explain that rotation of the earth on its axis accounts for the daily rising and setting of the sun?
ठीक है, तो ये रोटेशन को किसने बोला था? इट वॉज आर्यभट्ट हु हैड मेंशन्ड दिस। ठीक है, बारह मिहिर ने क्या बोला था? ही हैड गिवन द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, और वो के राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन दैट वाज गिवन बाय आर्यभट्टा। ठीक है, सो इनको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? आर्यभट्ट। सो आर्यभट्टा में आर्यस कर लो इसको, है ना। आर्यास जो थे, देवर अ रेस हु हैड कम फ्रॉम वही सेंट्रल एशिया, उस साइड से आए थे। ठीक है, सो आर्यंस बोलते थे उनको, है ना। आर्यंस से लिंक कर लो, और आर्यंस का पहले राइज हुआ था देन फॉल हुआ था। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, कि उनका राइज और फॉल दोनों हुआ था आर्यंस का। ठीक है, एंड सिमिलरली राइज एंड फॉल होता है, वो आर्यभट्टा ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिजर्ट ऑन अर्थ इज मोर on what latitude? So the answer will be 23 degree latitude. रीज़न क्या है? यहाँ पे हमें पता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे तो इक्वेटोरियल रीजन रहेगा, वहाँ पे देयर विल बी रेन्स एवरी आफ्टरनून। ठीक है, वो नहीं हो सकता, है ना। एरिड क्लाइमेट कहाँ पे होता है? बिटवीन 15 and 30 डिग्रीज लैटिट्यूड। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ इट्स डे एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ अर्थ। दिस इज ट्रू फॉर मार्स। ठीक है, अगर साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ वीनस इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। सिमिलर है, मतलब इक्वल नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द duration of the day and tilt of the axis, then it is Mars which is similar to Earth. ठीक है, यहाँ पे दिया है ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ इज 23 hours 56 minutes 4 seconds and the tilt is ये 23 degrees 30 minutes. The planet Mars has nearly the same value as Earth for its duration of the day. It is 24 hours 37 minutes and 25 seconds और उनका टिल्ट है 25 degrees 12 minutes का। ठीक है, और बाकियों का फिर ये दिया है, दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन दिया है, टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम दैन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। सो देखो, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज उसका ऑर्बिट ही बड़ा है ना। मार्स का ऑर्बिट इज बिगर बिकॉज इट कम्स आफ्टर द अर्थ। इफ यू लुक एट द ऑर्डर, सबसे पहले क्या आएगा? मर्करी, देन वीनस, देन वी हैव अर्थ, एंड उसके बाद में मार्स है। मार्स का ऑर्बिट इज वे बिगर दैन द अर्थ एंड दैट इज वाई इट कैन नॉट बी टेकिंग लेसर टाइम टू ऑर्बिट अराउंड द सन। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस दैन दैट ऑफ द अर्थ। सो अगेन ये वाला पोर्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंशनड है कि the diameter of Mars is 6,792 kilometers, while Earth's equatorial diameter हमें पता है it is 12,756 kilometer. ठीक है, तो it is way lesser than that of Earth. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following conditions is most relevant for the presence of life on Mars? Atmospheric composition, हाँ ये तो है। फिर थर्मल, नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो रुक जाओ, इसमें थर्मल कंडीशंस हो सकता है। ये जो लाइफ की बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं कि ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इवन कि इवन इफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी प्रेजेंट, what should be the basic condition which should be there? So if you might be knowing, जो नासा वगैरह है, they have been for a long time they have been trying to search for evidence of water on Mars, because if water is present anywhere, then that means that life is, मतलब there is a very high possibility that life will be possible. ठीक है, तो इसमें भी वही आएगा, occurrence of ice cap and
फ्रोजन वाटर, बिकॉज वही नासा वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहीं फ्रोजन वाटर या आइस कैप्स हैं, मतलब कुछ उसके कोई भी एविडेंस है क्या मार्स के मार्स का जो धरती है, क्या बोलते हैं पता नहीं, मार्स का जो लैंड है उसके ऊपर। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में हैव एलियन लाइफ बिकॉज ऑफ अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू लाइफ। सो क्या क्या दिया है, द आंसर शुड बी मार्स, है ना। मार्स का हमने काफ़ी सुना है न्यूज़ में, इनफैक्ट देयर हैज़ बीन एविडेंस दैट देयर वाज सम फ्रोजन वाटर, मतलब पुराना कभी ऐसे फ्रोजन वाटर का एविडेंस मिला है। ठीक है, सो वन इज मार्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन सी इज देयर, दैट इज यूरोपा, जुपिटर्स मून, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू हैव, मतलब इट इज कंड्यूसिव फॉर लाइफ। यहाँ पे दिया है यूरोपा इज वन ऑफ द मून्स ऑफ जुपिटर। और एक वॉयेजर 1 करके स्पेसक्राफ्ट था, नासा ने लॉन्च किया था टू रिसर्च वेदर लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट। And Europa is frozen and it is covered with a layer of ice, and its surface seems like the frozen ocean of the earth. ठीक है, और उसका डेप्थ कितना है फ्रोजन ओशन का, इट इज़ अराउंड 60 to 150 किलोमीटर्स। ठीक है, सो दैट इज seemingly a conducive environment for life। ठीक है, so there is some possibility, and even Mars का भी बोलते हैं पर पता नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट है फिनिक्स मार्स लैंडर landed on the surface of Mars। ये अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन है 2008 का, सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मून्स ऑफ द प्लैनेट जुपिटर were discovered by whom? So the answer for this is Galileo। See, Galileo was the one, if I'm not wrong, he was the one who had come up with the telescope, है ना। तो उन्होंने अगर इन्वेंट किया था टेलीस्कोप, देन ही विल बी द वन हु विल बी एबल टू फाइंड मून्स, है ना। वही फिर ऐसे स्पेस में देख के ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो दैट ही वॉज द पर्सन हु हैड फाउंड आउट दैट प्लैनेट जुपिटर हैज़ अ लॉट ऑफ मून्स। ठीक है, उसके 4 लार्जेस्ट मून्स का नाम क्या है, आईओ, यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमीड। And these are known as Galilean moons because they were discovered by Galileo Galilei in 1610। So this is extremely important। मतलब यूपीएससी वगैरह के लिए तो पता नहीं, बट हाँ दूसरे एग्जाम्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमीड, all of these are Galilean moons। Next, which is the largest planet in the solar system? So that is Jupiter। Next, which one of the following is the heaviest planet of our solar system? तो heaviest planet पे भी जुपिटर ही आता है। ठीक है, और लाइटेस्ट में शायद सैटर्न आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा है जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच spins on its axis at the maximum speed। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? द आंसर विल बी नेपट्यून। अच्छा, इन सब में से बताना है, तो इन सब में से कौन सा रहेगा जो सबसे दूर है? सबसे दूर क्या है, जुपिटर है, तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, सन से जो भी सबसे दूर है दैट विल टेक मोर टाइम। द रिंग ऑफ जुपिटर इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, तो थिक एंड ओपेक तो नहीं है, थिक एंड ओपेक उसका है, सैटर्न का है। फिर नॉन एग्जिस्टेंट भी नहीं है, सिलिकेट्स का बना है। ठीक है, so rings of Jupiter were first discovered by the Voyager 1 spacecraft of 1979। These rings are called as the Jovian rings, and they are supposed to be made of silicates and dust particles। ठीक है, and it is almost transparent and it is very hard to see them, but they do exist। ठीक है, Voyager 1 ने ढूंढा था। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। Which one of the following planets has the largest number of natural satellites or moons? Again, the answer will be Jupiter। It has 95 moons or satellites। ठीक है,
उसमें से जो 4 इम्पोर्टेंट वाले हैं, सबसे बड़े वाले, उनका नाम क्या था? आयो, यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमीड, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज द गैलीलियन मून्स। गैलीलियन, हाँ गैलीलियन मून्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम सैटर्न टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन around the sun is how much? So it takes around 29 30 years, ठीक है। तो ये इतना पता नहीं, ज़रूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से लर्न करने की, बट ठीक है, देख लो if you want to learn, है ना। 30 years लग लेता है Saturn to complete one revolution around the sun. Which of the following planets has rings around it? So it is Saturn, ठीक है। Even Jupiter has some rings around it, but they are not as visible, as easily visible. Next, after 7 years of its journey, spacecraft Cassini started its revolution June 2004 around which planet? So this was around Saturn. ठीक है, Cassini was a spacecraft which had gone to Saturn. ठीक है, फिर planet Saturn के बारे में पूछा है, is it colder than Pluto, colder than Neptune, or warmer than Neptune, or warmer than Jupiter? सो देखो, दिस इज प्योरली बेस्ड अपॉन द ऑर्डर। हमें पता है सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस, देन वी हैव अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, देन वी हैव सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, अभी हमको सैटर्न के बारे में पूछा है। सो सैटर्न विल बी वार्मर दैन ये दोनों, यूरेनस और नेपट्यून और इवन प्लूटो, इन सब से तो वार्म रहेगा। ठीक है, तो ये है हाँ, वार्मर दैन नेपट्यून रहेगा आंसर। ठीक है, पर जुपिटर से ठंडा रहेगा बिकॉज इट कम्स आफ्टर जुपिटर। एंड टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट, इट इज सैटर्न। ठीक है, सैटर्न का मून है टाइटन, है ना। नेक्स्ट हम प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स देख लेते हैं सैटर्न के। दे आर एटलस, एपीमीथियस, टेथिस, लेप्टस, डियोन, फीबी, हेलीन, एनसेलेडस, etc. रिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। ठीक है, बस इतना आप रिया लर्न कर लेना और टाइटन। ठीक है, टाइटन की वॉच आप ऐसे सोचिए कि ये सैटर्न है, ये रिंग्स है उसकी, और इस रिंग पे उसने टाइटन की वॉच पहनी हुई है। ठीक है, और टाइटन की वॉच एक कोई गर्ल है रिया, उसको भी पसंद आई वो टाइटन की वॉच। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statements are correct regarding the solar system? Mercury is the hottest planet in the solar system. नहीं, it is Venus। ठीक है, because of its atmosphere, CO2 बहुत है उसके atmosphere में, which is a greenhouse gas, therefore Venus is the hottest. Ganymede is a satellite of Saturn, नहीं, it is a satellite of Jupiter. Neptune is surrounded by methane gas rings of sub-zero temperature, ठीक है, हो सकता है। Phobos and Deimos are two satellites of Mars, this is also correct। ठीक है, so the correct answer for this will be 3 and 4 only, है ना। फोबो और डेमो आप लर्न कर लेना। इसको ऐसे कर लो लर्न कि मार्स को फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, कि वो अर्थ जैसा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो फोमो से क्या क्या राइम करता है? फोबो और डेमो, बोथ ऑफ देम राइम विद फोमो। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर द नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स हाउ मेनी ईयर्स? सो द आंसर विल बी 84 ईयर्स। ठीक है, द ईयर इज लार्जेस्ट ऑन, द आंसर विल बी प्लूटो, बट अभी अभी नेपट्यून रहेगा आंसर, है ना, क्योंकि वो इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट, इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट। नाउ विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन? सो इट इज़ प्लूटो अगेन, प्लूटो या नेपट्यून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच अकॉर्डिंग टू अ न्यू डेफिनेशन अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल astronomical unit in 2006, which one of the following is not a planet? So it was Pluto. Next, which is the smallest planet of the solar system? Pluto था, but अभी it is Mercury। ठीक है, the coldest planet in the solar system is, it is the one which will be the farthest,
सो नेपट्यून है इस केस में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द फादेस्ट? सो अगेन इसमें वैसे प्लूटो रहेगा, बट हाँ ये वही लिखा है ना, समटाइम्स नेपट्यून समटाइम्स प्लूटो, बिकॉज वही चेंज होते गया है ना, प्लूटो इज नो लॉन्गर अ planet, that is why. Next, although Pluto is the farthest planet, its orbital path is excessively elliptical and crosses other planets' orbital path, resulting the period starting from 1979 for 20 years. Pluto is not the farthest planet. Which planet is? अच्छा, तो farthest तब हो गया, ये पुराना क्वेश्चन है। असली में क्या है, जो नेपट्यून और प्लूटो का जो ऑर्बिट था, इट वाज क्रॉसिंग इन एट सर्टेन प्लेसेस। ठीक है, तो उसकी वजह से देयर वाज अ पीरियड ऑफ टाइम वेर इन नेपट्यून हैड बिकम द फादर्स्ट प्लैनेट एंड प्लूटो वाज नॉट। ठीक है, ये प्लूटो है, ये नेपट्यून है। ठीक है, और ये 20 साल चला था ये वाला टाइम पीरियड, एंड देन नेपट्यून हैड बिकम द फादर्स्ट प्लैनेट। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अभी अभी के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर टू बी अ प्लैनेट ओनली, है ना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो निक्स और हाइड्रा किसके मून्स हैं? दीज आर द मून्स ऑफ प्लूटो। ठीक है, सो अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट मैन लैंड ऑन मून? सो 1969 में हुआ था ये, है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन। ठीक है, ये पता है ये सबको, यहाँ पे दिया है। एंड हाउ विल यू रिमेंबर द नेम द ईयर? इसको ऐसे इससे लर्न कर लो। 69, यहाँ पे आप सपोज करो दिस इज़ द मून। ठीक है, फिर ऊपर चले गया मून, तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, फिर से ऊपर चले गया। ठीक है, सो 1969 में मून पे फर्स्ट लैंडिंग हुआ था। एंड इसके बारे में और कुछ दिया है, द फ्लाइट वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। हाँ, ये याद रखना कि अपोलो 11 was the spacecraft and it had landed on the Sea of Tranquility upon the moon on this date. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन मून। ठीक है, ये दिस इज अगेन ऊपर से डिराइव किया है इस क्वेश्चन को भी। ये दिया एरिया ऑफ लार्ज, ये एक ब्लैक पैच है मून के ऊपर, इट इज़ नोन एज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड दैट इज़ वेयर अपोलो 11 had landed, and Neil Armstrong was the first person to touch the surface of the moon, followed by Edwin Aldrin. ठीक है, नेक्स्ट है assertion and reasoning क्वेश्चन है, the same face of the moon always faces the earth। तो ये assertion दिया है और उसका रीज़न क्या है, द मून completes one rotation around its own axis in 23.5 days, which is about the same time that it takes to orbit the earth। देखो 23.5 days में नहीं करता, इट इज़ अराउंड 27 days। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ रॉन्ग, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, सो द आंसर शुड बी ऑप्शन सी, है ना। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टिल। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। असर्शन है, ओनली वन साइड ऑफ द मून सर्फेस इज अवेलेबल फ्रॉम इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। हाँ, ये वही फिर क्या दिया है, पीरियड ऑफ रोटेशन of the moon on its axis is equal to the period of revolution around the earth. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, on the surface of the moon two persons cannot listen to each other as there is no atmosphere on the moon। ठीक है, so कोई मीडियम नहीं है, therefore sound will not be able to travel। ठीक है, now when does a lunar eclipse takes place? So it takes place when the earth comes between the sun and the moon। ठीक है, ये बी रहेगा ऑप्शन। लूनर एक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन, सेम क्वेश्चन पूछा है, इन विच सिचुएशन लूनर एक्लिप्स अकर्स? सो इट विल अकर ऑन फुल मून। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जो सोलर एक्लिप्स है वो न्यू मून पे होता है। सोलर एक्लिप्स न्यू मून। ठीक है, वेरस
ये लूनर एक्लिप्स, फुल मून। ठीक है। नेक्स्ट है मेन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर ब्राइटनेस ऑफ द मून ऑन द फुल मून डे ऑफ 22 दिसंबर 1999 वॉज, पेरिजी पोजिशन पे था। पेरिजी पोजिशन मतलब क्या होता है? पेरिजी और एपीजी पोजिशन होते हैं। पेरिजी मतलब पास वाला पोजिशन, बिकॉज द ऑर्बिट इज नॉट इंटायरली सर्कुलर, इट इज स्लाइटली एलिप्टिकल। ठीक है, तो सबसे पास वाला जो लोकेशन रहेगा अर्थ के, दैट विल बी नोन एज पेरिजी। पी से पास और पी से पेरिजी। ठीक है, और दूर वाला रहेगा अवे, अवे वाला रहेगा एपी, एपी एपोजी रहेगा, एपीलियन नहीं। ठीक है। So that is the reason for this. Next, when the moon size is half of the full moon, the angle between the sun, the earth and the moon is which of the following? When moon size is half of the full moon, ये थोड़ा confusing question लग रहा है, पता नहीं, ये मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। I'll just mark this. How they have answered this, I do not know. ठीक है, 90 डिग्री दिया। अच्छा, so choose the odd one out. Mars, Moon, Mercury, Earth. So answer will be Moon because it is the only satellite mentioned here. Which of the following is not a planet? Moon. Now match the following. ये तो बिल्कुल ये करा भी हमने ऑलरेडी, है ना। इसमें क्या है? प्लैनेट क्या है इनमें से? यूरेनस। सैटेलाइट क्या है? मून। कॉमेट क्या है? हैलीज कॉमेट। और मरीनर इज एन आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट है the blue moon phenomena occurs when two full moons occur in the same month. This is correct. ठीक है, so that is when a blue moon is said to occur. Next, हाँ, ये दिया है कि since the full moon occurs after roughly after 29 and a half days, therefore after every 2.7154 years, an additional duration of 29.5 accumulates in the calendar, thus giving way to an additional full moon. This is called a blue moon. ठीक है, एवरी 2 to 3 years ये हो, मतलब अराउंड 3 years के बाद में यू हैव अ ब्लू मून। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, its weight increases, decrease, देखो its weight will decrease because gravitational force will decrease. मून पे gravitational force is way lesser. ठीक है, और वेट क्या होता है? वेट इज mg। mg मतलब कि मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अगर कम हो गया तो वेट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज हाउ मच? सो इट इज अराउंड 364,000 किलोमीटर्स। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस? 365 डेज होते हैं एक ईयर में, और उससे आप लर्न कर लो कि 364,000 किलोमीटर्स दूर वी हैव द मून। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, अ कंट्री बाय सेंडिंग इट्स सेलिन, दैट इज, ये अगेन ये पुराने ज़माने का वो है, करंट अफेयर है, सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, सो डू नॉट बॉदर विद दिस क्वेश्चन, 2009 का करंट अफेयर्स था इसलिए पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर नोन एज एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे मेंशन्ड भी होगा कहीं पे। ठीक है, now consider the following statements regarding asteroids. Asteroids are rocky debris of varying sizes orbiting around the sun. This is correct. Most of the asteroids are small, but some have diameter as large and as 1,000 kilometers. This is also correct. Orbits of Saturn lie between the orbits of Jupiter and Saturn. ये नहीं है, it is Jupiter and Mars. इन दोनों के बीच में we have the asteroid belt. ठीक है, that is where most of the asteroids are found. ठीक है, so answer will be C. Now asteroids are small celestial bodies in the solar system which are found between Mars and Jupiter. ठीक है, what is the difference between asteroids and comets? Asteroids are small rocky planetoids, while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material. This is correct.
ठीक है। फिर एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, व्हाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मर्करी। देखो वीनस एंड मर्करी ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो तो नेपट्यून के भी दूसरी उस साइड भी मिलते हैं, ठीक है, नेपट्यून के भी पीछे। सो ऑप्शन 2 विल बी रॉन्ग। एंड थर्ड क्या है, कॉमेट्स शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल while asteroids do not. So this is also correct. So the answer should be option B. ठीक है। Next question. The tail of a comet is directed away from the sun because as the comet rotates around the sun, the lighter mass of comet is pushed away due to the centrifugal force. अच्छा, फिर क्या दिया है, as the comet rotates, the lighter mass of the comet is attracted by some stars situated in the direction of its tail. ये गलत है। Then the radiation emitted by the sun exerts a radial pressure on the comet, thus throwing its tail away from the sun. This is the correct answer. ठीक है। एंड लास्ट क्या दिया है, द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन द सेम ओरिएंटेशन। नहीं, ठीक है। सो टेल इज जनरली अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, एंड दैट इज प्राइमरली ड्यू टू द रेडिएशन एमिटेड बाय द सन। ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। सो ये मैं मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, हेल बॉब इज द नेम ऑफ अ कॉमेट। ठीक है। सो इट इज़ अ कॉमेट हेल बॉब, है ना। और इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड कॉमेट दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1995 एंड इट वाज फाउंड नियर जुपिटर। ठीक है। हेल बॉब इज अ लॉन्ग पीरियड कॉमेट। ठीक है। नेक्स्ट, with which planet comet Shoemaker Levi collided? So this comet had collided with Jupiter. ठीक है। और ये तभी हुआ था, सो बैक देन इट वाज अ करंट अफेयर्स। ठीक है। सो इसलिए सवाल पूछा हुआ है। दिस इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट फ्रॉम, मतलब अभी के लिए इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट। ठीक है। ये वहाँ तब का करंट अफेयर्स है। ठीक है। जुलाई 94 में हुआ था और 95 में पूछ लिया था। ठीक है। सो तब का करंट अफेयर्स है ये। नाउ नेक्स्ट क्या है, मीटियोर इज अ फास्ट मूविंग स्टार, a piece of matter which has entered the Earth's atmosphere from outer space, part of the stellar system, or Talley's comet. नहीं, so the answer is B. ठीक है। A meteor is a piece of matter which has entered the Earth's atmosphere from outside space, from outer space. ठीक है। ये यहाँ पे दिया है, इसको फॉलिंग स्टार भी बोलते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट अ स्टार. It starts glowing because when it enters into the Earth's atmosphere, due to the very high velocity and air friction, it starts to burn. ठीक है, that is why it starts glowing.